नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। और कल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। कल भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं और इसके लिए बाबा केदार की चल विग्रह डोली केदारनाथ पहुंच गई है। ये खुशखबरी है, ये अच्छी खबर है शिव भक्तों के लिए। बाबा के जयकारों के साथ पंचमुखी उत्सव डोली केदारपुरी पहुंची और डोली के साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी केदारनाथ पहुंचे। कल सुबह 7 बजे पूरे विधि विधान के साथ बाबा केदारनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। इसके लिए प्रशासन की भी तैयारी पूरी है। केदारनाथ धाम को जोन और सेक्टर्स में बांटा गया है। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति भी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का दावा कर रहे हैं। कैसी तैयारियां हैं, हर एक जानकारी न्यूज 18 आप तक पहुंचाएगा। इस बार काफी क्लियर कट है ये श्रद्धालुओं का आने का और जाने का। तो हर सेक्टर पे काफी मात्रा में हमारे जो है उनकी सहायता के लिए सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल इत्यादि रखे हैं ताकि वो लाइन में रहे और बड़े आसानी से सब जितने भी श्रद्धालु हैं आके दर्शन करें। सत्येंद्र बर्तवाल हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, खुशखबरी ये है जिसका लाखों श्रद्धालुओं को इंतजार था कि कल भगवान केदारनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। अगर व्यवस्थाओं की बात करें, अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें, कैसी तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल नन्ही, क्योंकि अब चंद समय बचा है जब बाबा केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और कल सुबह 7 बजे बाबा केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और श्रद्धालुओं का हुजूम यहां पहुंच चुका है। अभी हम बात करें तो हजारों की संख्या पे जहां श्रद्धालु पहुंचे हैं। अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो इस समय अगर एक नई चीज देखने को मिली है कि जो रोड है, जो सड़क है, पैदल यात्रा, पैदल जो मार्ग है, वहां पे पहले से ही जो ग्लेशियर अमूमन देखने को मिलते थे, काफी दिक्कतें करते थे, वो ग्लेशियर फिलहाल इस समय कम दिखे हैं, यानी कि उनपे काम पहले से हो गया था। साथ ही यहाँ पे रहने की जो व्यवस्था है वो थोड़ा कम है। कम इसलिए क्योंकि ये बाबा केदार का ये 2013 की जो आपदा आई थी उसके बाद यहाँ पे काफी नुकसान हुआ था, तो उसके बाद से यहाँ पे मास्टर प्लान के तहत काम चल रहा है, वो लगातार काम जारी है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से हुजूम उड़ रहा है तो उस हिसाब से व्यवस्थाओं में थोड़ा कमी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और दूसरी और एक बात बता दूं कि इस समय जो स्थानीय लोग हैं उनको प्रशासन ने यहाँ पे टेंट लगाने की व्यवस्था दी है, तो वो स्थानीय लोगों के लिए एक रोज यहाँ पे एक बड़ा साधन है जो टेंट व्यवस्था यहाँ पे दी गई है। और कल सुबह जिस तरीके के यहाँ पे जो भीड़ देखने को मिल रही है, हजारों की संख्या पे जो लोग हैं, घोड़े खच्चर को लेकर भी तैयारियां पूरी हैं। लेकिन खबर ये भी मिल रही है कि घोड़े खच्चर वाले जो लोग हैं उनकी तरफ से क्या कोई नाराजगी है? क्या खबर है? बिल्कुल, जो घोड़े खच्चर जो यहाँ पे एक रीढ़ मानी जाती है केदारनाथ यात्रा के दौरान की, वो उनके जो संचालक है वो कहीं ना कहीं खासे नाराज देखने को मिल रहे हैं। इसका जो बड़ा कारण ये है कि इस समय प्रशासन ने एक व्यवस्था की है कि जो ये पैदल यात्रा पे पैदल रूट है, क्योंकि एक ही रूट है, उसी रूट पे घोड़े खच्चर चलते हैं और उसी रूट पे आम आदमी चलता है। जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचता है तो वो पैदल भी उसी रूट पे चलते हैं। तो इस समय प्रशासन ने एक व्यवस्था की है कि बीच रास्ते में कहीं ना कहीं घोड़े खच्चरों को नहीं रोकने दिया जाएगा और उनको गौरीकुंड यानी कि तैयारियां दुरुस्त कर ली गई हैं। सत्येंद्र, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कल खुलेंगे कपाट, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं प्रशासन की तरफ से। तो देखिए, केदारनाथ के साथ साथ ही गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी कल खोल दिए जाएंगे। यानी कि कल 4 में से 3 धामों के कपाट खुल जाएंगे। गंगोत्री धाम को भी फूलों से सजाया गया है। मुखवा और गंगोत्री धाम की तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह कपाट खोलने की तैयारी जोरों पर है। आज मां गंगा की उत्सव डोली भैरव मंदिर में रात्रि विश्राम करेगी। इसके बाद सुबह उत्सव डोली गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो जाएगी। तो कल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। सरकार की कोशिश है कि चारधाम यात्रा व्यवस्थित हो, श्रद्धालुओं को दिक्कतें ना हो। लेकिन सरकार के लिए सिर्फ चारधाम यात्रा ही चुनौती नहीं है, बल्कि मौजूदा वक्त में 3 और बड़े चैलेंजेस भी आ खड़े हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं बुधवार की रात हुई बरसात की,
जिसने कई क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। मौसम के इसी रुख के बीच 10 मई से चार धाम यात्रा भी शुरू होने जा रही है। व्यवस्थित चार धाम यात्रा सरकार की पहली प्राथमिकता बनी हुई है, लेकिन इसके साथ ही उसे अन्य मोर्चों पर भी जूझना पड़ रहा है। पहली चुनौती फॉरेस्ट फायर की है। हालांकि बदले मौसम में जरूर कुछ राहत मिली है, लेकिन गर्मी बढ़ने से फिर से जंगल की आग परेशान कर सकती है। दूसरी चुनौती गर्मियों में गहराते पेयजल संकट की है। 15 जून के बाद शुरू होने वाले मानसून सीजन से कैसे निपटा जाए, इस मोर्चे पर भी उसको तैयारियां करनी होंगी। किलो के हिसाब से तो मैं कह सकता हूँ कि व्यवस्थाएं बनाने में समय लगता है, लेकिन व्यवस्थाएं तो भविष्य के अंदर इस प्रकार के जो आपदा उससे रोका जा सके उसके लिए रचना बन रही है। जहाँ तक यात्रा का विषय है तो ये पहले से ही सर्वविदित है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष पिछली बार से ज़्यादा यात्री आएंगे। हमने उसके लिए एक रचना बनाई है, एक व्यवस्था का पक्ष है। डेली मुख्यमंत्री जी और सरकार उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। अभी चुनौतियों को देखते हुए सरकारी मशीनरी भी अलर्ट मोड पर है। सचिव आपदा प्रबंधन विभाग का कहना है कि चारधाम यात्रा रूटों पर सभी विभागों के साथ ही आर्मी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ से कोऑर्डिनेशन है और सब कुछ दुरुस्त है। चार धाम के लिए तो हमने विशेष तैयारी करी, जिसमें कि मॉक ड्रिल भी हमने स्पेशल उसके लिए मॉक ड्रिल करी। चार धाम रूट्स पे किस तरह से सेक्टर्स बनेंगे और किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, किस तरह से हॉस्पिटल को इम्प्रूव करें सर्ज मैनेजमेंट के लिए। तो चार धाम के लिए स्पेशल हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट, इवन आर्मी, आईटीबीपी, सबकी क्या कैपेसिटी है, क्या मदद कर सकते हैं। मामला संवेदनशील है, इसीलिए मुख्यमंत्री भी अपने चुनावी दौरों को छोड़ वापस लौट आए। मॉनसून, फॉरेस्ट फायर, चार धाम यात्रा और पेयजल किल्लत, इन चारों मामलों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैक टू बैक मीटिंगें ले चुके हैं। ग्राउंड जीरो पर जाकर निरीक्षण भी कर चुके हैं। अधिकारियों को ताकीद किया गया है कि लापरवाही हुई तो फिर कार्रवाई भी होगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा के लिए धर्म नगरी हरिद्वार से यात्रियों के जत्थे रवाना होना शुरू हो गए हैं। यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले माया देवी मंदिर और चरण पादुका मंदिर में पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के कई जत्थे चारधाम के लिए रवाना हुए। रवानगी से पहले जिला प्रशासन और ट्रैवल कारोबार से जुड़े संगठनों ने चारधाम जाने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत किया। बाबा बद्री केदार के जयकारों के साथ श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आए और उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं से संतुष्ट भी नजर आए। मैं चारधाम जा रही हूँ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड जमुनोत्री। मैं 3-4 साल से भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि मैं जल्दी से चारधाम मुझे बुलाए, तब जाकर आज हमारा नंबर लगा है बाबा की कृपा से। हम यही कहना चाहेंगे कि सभी यात्रियों की यात्रा सुखद हो, सुरक्षित हो। सब जो वाहन चालक हैं वो सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं उनका पालन करें। और यात्रियों से मेरा अनुरोध है कि उत्तराखंड एक बहुत ही पारिस्थितिकी के रूप से सेंसिटिव स्टेट है, तो वहाँ पर प्रदूषण ना फैलाएं और वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन के नियम हैं उनका पालन करें। देहरादून में किद्दूवाला इलाके में कबाड़ी की दुकान में मोर्टार फटने से 8 लोग घायल हो गए, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है। घायलों का इलाज दून मेडिकल कॉलेज और कोरोनेशन हॉस्पिटल में चल रहा है। घटना दोपहर की है, जब कबाड़ी का काम करने वाला शुभम दुकान में काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि मालदेवता इलाके से वो मोर्टार लेकर आया था, जिसको तोड़ते वक्त ब्लास्ट हुआ। देहरादून के नगर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि कंट्रोल रूम से बम धमाके की सूचना के बाद पुलिस बम निरोधक दस्ते के साथ मौके पर पहुंची। फिलहाल मामले में जांच की जा रही है। जो घायल हुए हैं वो कुछ कोरोनेशन अस्पताल और बाकी 4-5 लोग जो हैं वो दून हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो वहाँ भी मेरे द्वारा जाकर जो है घायलों से जो है जानकारी की गई है, डॉक्टरों से बातचीत की गई। तो उसमें 2 लोग जो हैं वो थोड़ा सा गंभीर रूप से घायल है और बाकी 6 लोगों को जो है मामूली चोटें आई हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में शहीद के परिजनों से 45 लाख की धोखाधड़ी के मामले में एसटीएफ ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। 5 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है और इस गिरोह का काम ही शहीद परिवारों को निशाना बनाना था। घटना गुमानीवाला की है,
यहां पर करगिल युद्ध में कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद के परिवार को सरकारी ग्रांट दिलाने का झांसा दिया गया और खुद को रक्षा मंत्रालय का अधिकारी बताया गया। इस दौरान 45 लाख की धोखाधड़ी की गई है। इसमें हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे बड़ी संख्या में मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि बरामद किए गए हैं। इन सभी का भी विश्लेषण किया जाएगा कि इनसे ऑल ओवर इंडिया में कितना साइबर क्राइम किया गया है। और कोटद्वार के तड़ियाल चौक बाजार में दिन दहाड़े गोली चलने से हड़कंप मच गया। अभिषेक कठैत नाम के एक शख्स ने, एक शराब कारोबारी ने दूसरे शराब कारोबारी शक्ति तड़ियाल पर फायरिंग कर दी। हालांकि 2 बार गोली चलने के बाद भी युवक को गोली नहीं लगी और युवक मौके से भाग गया। दोनों के बीच विवाद की वजह शराब की अवैध सप्लाई बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दुर्गापुर इलाके में शराब के अवैध काउंटर है। इसमें मोटर नगर ठेके की शराब बेचे जाने के चलते ये विवाद हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक प्रथम दृष्टया हमारे पास ये संज्ञान में आया है कि ये दोनों ही व्यक्ति जो हैं शराब का कारोबार करते हैं और इनकी आपस में कोई कहासुनी की वजह से ये घटना हुई है और जो भी फैक्ट्स होंगे फिर उसी के आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में मौसम बदलने के साथ ही कई जगहों पर भारी बारिश हुई है और बारिश में तबाही भी हुई है। अल्मोड़ा के सोमेश्वर में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। अल्मोड़ा कौसानी हाईवे 24 घंटे से ज्यादा वक्त से बंद है और देर रात तक भी खुलने की उम्मीद नहीं है। इसके अलावा कई घरों में मलबा घुस गया है और अब घरों को साफ किया जा रहा है। प्रशासन की टीम रेस्क्यू और बचाव कार्य में लगी है। हालांकि किसी भी जनहानि की कोई खबर नहीं है, लेकिन लोगों को काफी नुकसान हुआ जिसमें मुआवजा दिए जाने की बात कही जा रही है। देखिए, बारिश काफी तेज होने से मलबा है, उसमें कुछ घरों में ही मलबा है, पर जान माल का नुकसान किसी प्रकार से नहीं हुआ है। किसी पशु हानि भी नहीं हुई है। रोड बंद हुई है, उसको खुलवाने की कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक आज चल जाएगा और पूरी तरह मलबा जो है वो कुछ समय में हटा दिया जाएगा और जो जिन घरों में मलबा है उनको जो हेतु सहायता दी जाती है वो आज वितरित कर दी जाएगी। और करीब 15 दिन तक जलने के बाद गुरुवार को देवभूमि उत्तराखंड से राहत भरी खबर सामने आई है। आज पूरे राज्य में फॉरेस्ट फायर की एक भी घटना सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। हल्द्वानी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पर संतुष्टि जाहिर की है। सीएम ने हल्द्वानी पहुंचकर न सिर्फ फॉरेस्ट फायर समीक्षा की बल्कि सड़कों की हालत, पेयजल किल्लत और बिजली व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों ने मानसून सीजन को ध्यान में रखकर सारी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। फॉरेस्ट फायर आज पूरे उत्तराखंड के अंदर सभी स्थानों पर ही शून्य हो गई है, यानी कि पूरी तरह से खत्म हो गई है। लेकिन भविष्य के लिए चूँकि पेयजल भी एक हमारे लिए बड़ी समस्या है, चुनौती है, तो पेयजल की भी समीक्षा की है। वनाग्नि के लिए अन्य जो हमारे प्लान होते हैं वन विभाग के, उन प्लानों पर काम करना, फायर लाइन बनाना, लोगों का सहयोग भी उसमें लेना, जन जागरूकता को बढ़ाना, साथ में बिजली की समस्या बीच में न हो, क्योंकि काफ़ी टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसका भी हमने कहा है कि अभी से ठीक प्रकार से इंतजाम हो। सड़कों की स्थिति भी कहीं खराब नहीं होनी चाहिए। नैनीताल हाईकोर्ट की एक बेंच क्या राजधानी देहरादून के नजदीक ऋषिकेश में बन पाएगी या चीफ जस्टिस की ये सोच विवाद में उलझ जाएगी? ये सवाल खड़ा हुआ है हल्द्वानी में गोलापार हाईकोर्ट न बनने के हालात। सूटेबल प्लेस फॉर लिटिगेंट्स, हम लिटिगेंट्स की बात करते हैं और जो चीफ जस्टिस ने जनमत की बात करी है, जनमत सिर्फ वकीलों का नहीं होता, जनमत होता जन से। जन का मतलब पब्लिक। आम लोगों को, इधर के लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। 70% काम इन्हीं 2 जिलों के हैं, देहरादून, हरिद्वार और इससे लगते जिलों के हैं। तो मैं इस बात का गुजारिश करूंगा कि वो सरकार भी इस विषय में सोचे ताकि न्याय जो है सुलभता से सबको उपलब्ध हो। ये हाई कोर्ट ही अस्थायी है, यही परमानेंट है, ये नैनीताल में है और नैनीताल में ही रहेगा। इस बात का सारे अधिवक्ता जोर दे रहे हैं। राजधानी इनको करना ही चाहिए, अगर इनके पास इतनी अच्छी जगह है, IDPL में करें। हाईकोर्ट शिफ्टिंग के लिए जमीन के इंतजाम का काम सरकार को करना है। अब हल्द्वानी के गोलापार में जमीन की कमी और पेड़ अड़चन बने हैं, तो ऋषिकेश IDPL की जमीन के लिए भी केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी होगी। वहीं सवाल ये भी है, क्या राजधानी के नजदीक हाईकोर्ट या उसकी बेंच नहीं होनी चाहिए?
ताकि नैनीताल हाईकोर्ट के नाम पर 3 से 5 दिन का टूर बनाने वाले सरकारी अफसर टिक कर काम कर सकें। उत्तराखंड देश का एकमात्र पहाड़ी राज्य है जहां राजधानी में हाईकोर्ट नहीं है। हिमाचल प्रदेश का हाईकोर्ट शिमला में है, सिक्किम का गंगटोक में, त्रिपुरा का अगरतला में, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का हाईकोर्ट गुवाहाटी हाईकोर्ट है, जबकि मणिपुर में गुवाहाटी हाईकोर्ट की एक बेंच है। तो जम्मू कश्मीर में राजधानी की तरह हाईकोर्ट भी श्रीनगर और जम्मू शिफ्ट होता है। तो अब क्या होना चाहिए, इस पर बीजेपी और कांग्रेस का अपना अपना तर्क है। न्यायालय द्वारा इसमें निर्णय लिया गया है तो सर विचार करना, उसको इम्प्लीमेंट करना न्यायालय का काम होता है। ये राजनीतिक विषय बनता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से न्यायालय में बड़ी संख्या वाद आ रहे हैं, उन वादों में निस्तार करके जो उनको आवश्यक लगता है सरकार उसमें सहयोग करेगी। वो ऋषिकेश करना चाहें, बीच में विषय आता है कि हल्द्वानी शिफ्ट होना है, तो इसका डिसीजन न्यायालय बोले, न्यायालय डिसीजन है, जो न्यायालय का डिसीजन हुआ हम सबको स्वीकार्य होगा। अब ये एक नया की बेंच कहीं और भी खुले, इससे निश्चित ही दिक्कतें आएंगी। और अगर एक जगह हो उसमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, एक अच्छा परिसर वहाँ होगा और लोगों को काम करने में सुविधा होगी, चाहे वो जजेस हैं चाहे वकील हैं, उन सब के लिए सुविधाजनक होता। और गौलापार एक ऐसी जगह थी जहाँ आना रहना हर चीज़ की कई किस्म से सुविधाएं हो सकती है और आने वाले समय में उसको उसी तरीके से विकसित भी किया जा सकता है। उत्तराखंड बनने के 24 साल बाद राज्य की स्थायी राजधानी तय नहीं है। राज्य बनने के साथ अगर राजधानी और हाईकोर्ट ठीक से तय हो चुके होते तो आज हाई कोर्ट के लिए न जमीन की कमी पड़ती और न ऋषिकेश में बेंच बनाने के ऑप्शन पर बात होती। नैनीताल से वीरेंद्र, हरिद्वार से पुलकित के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। उत्तरकाशी में इस बार की चारधाम यात्रा में पुलिस ने 150 सीसीटीवी कैमरे यात्रा मार्ग पे लगाए हैं। विकासनगर के बाड़वाला में चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के चलते घंटों लंबा जाम लग रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर रुड़की में भी गाड़ियों के ग्रीन कार्ड बन रहे हैं। सैम पित्रोदा के बयान के विरोध में पिथौरागढ़ में बीजेपी वर्कर ने प्रदर्शन किया। पिथौरागढ़ विधायक मयूख महर ने भी पेयजल व्यवस्थाओं पर उठाए हैं सवाल। जंगलों में आग से गए गांवों में गुलदार और हाथियों की सक्रियता बढ़ गई है। कोटद्वार में एटीएम कार्ड बदलकर महिला से धोखाधड़ी करने वाले शख्स को पकड़ा गया। देहरादून के सलाईकुई में युवक की हत्या का खुलासा। बागेश्वर में बारिश और ओलावृष्टि से फिश फार्मिंग करने वाले किसानों को काफी नुकसान। अल्मोड़ा के सेंटर स्कूल में धूमधाम से वार्षिकोत्सव मनाया गया।